नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। चालू खरीफ फसल के धान की खरीद से 54 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ। केंद्र ने देश में कोविड टीकाकरण की तैयारी तेज की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मेलबर्न में शुरू। दुनिया भर में आज क्रिसमस का उल्लास। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने श्री मोदी को पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अनुभव भी सुनाए। किसानों ने कहा कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिले भुगतान से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि वो अब अपनी उपज कृषि मंडियों से बाहर बेच सकता है और अधिक कीमत ले सकता है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सीधे किसानों के खातों में पहुंच रहा है। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है। यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख प्रकट किया कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान इस किसान योजना का फायदा नहीं उठा सके हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के 23 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया रोक दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं की? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है? क्यों चुप है? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। श्री मोदी ने कहा, सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की 1000 से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं। जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली
सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गांवों में किसानों के जीवन को आसान बनाना चाहती है, लेकिन आज जो लोग किसानों को लेकर लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, उन्होंने खुद सत्ता में रहने के दौरान कुछ नहीं किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे आंदोलन समाप्त कर बातचीत के लिए आगे आएं। सारा देश स्वागत कर रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आएं और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। देश के विभिन्न भागों में आयोजित किसान सम्मेलनों में कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेहरौली में जनसभा में कहा कि मोदी वास्तव में किसानों के शुभचिंतक हैं। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के द्वारका में जनसभा में आश्वासन दिया कि मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी जो किसानों के हित में न हो। आजाद भारत में किसी ने किसानों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतने प्रभावी कदम नहीं उठाए। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस सच्चाई को समझते हैं कि जब भारत के ऊपर कोई आर्थिक संकट आएगा तो उस आर्थिक संकट से भारत को उबारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो हिंदुस्तान के किसानों की हो सकती है। किसानों के कल्याण के लिए ही भारत की संसद ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3 बिल पास किया है। लेकिन आज कुछ लोगों के द्वारा यह गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये तीनों एक्ट किसान विरोधी एक्ट है। एक भी प्राविधान उसमें ऐसा नहीं है जो किसानों के हितों का विरोधी प्राविधान हो। यह बात दावे के साथ मैं कहता हूं। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कमला नगर में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रंजीत नगर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनकपुरी में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज चेन्नई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली जारी रहेंगी। We have made very clear that MSP will stay, APMCs will stay, but at the same time farmers must have a right. They were demanding for 40 years that we must have the freedom to sell anybody who gives more price. So it should be the right of the farmers. That is what we are giving. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आज 78 लाख किसानों के बैंक खातों में भेज दी गई। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को वर्चुअल संबोधन को राज्य के सभी प्रखंडों और पंचायतों में सुना गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रगतिशील किसान मनोज पाटीदार से संवाद किया। श्री पाटीदार ने बताया कि नए किसान कानूनों से उन्हें लाभ हुआ है। अब वे अपनी फसलें मंडियों के अलावा कहीं भी बेच सकते हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस बार अपनी सोयाबीन फसल उन्होंने आईटीसी कंपनी को 4,100 रुपए क्विंटल पर बेचकर लाभ कमाया है। श्री पाटीदार ने कहा कि उन्हीं की तरह अन्य किसान भी कृषि सुधार कानून का लाभ ले रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में होशंगाबाद जिले में बाबई से भाग लिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में गलतफहमियां दूर करने के लिए राज्य के सभी विकास खंडों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हजारों किसानों ने राज्य में आयोजित विभिन्न किसान गोष्ठियों में भाग लिया। महाराजगंज जिले के किसान राम गुलाब ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे कृषक उपज संगठन का हिस्सा बने और इसका लाभ उठाया। किसानों के साथ मिलकर के एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें हमारे 100 किसानों से हम ऑर्डर शुरू किए हैं।
जिसे आपसे कहने में बड़ा खुशी आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे हम रूबरू हो रहे हैं कि इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट अहमदाबाद कंपनी से महोदय हम इस समय किए हैं। करगिल में आज किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। किसानों के साथ मुख्य कृषि अधिकारी काछो मोहम्मद अली खान, पीएम किसान के राज्य नोडल अधिकारी मोहम्मद हुसैन खान और जिला कृषि अधिकारी सहित संबद्ध विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कृषि विभाग ने व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जिले में 8,900 से अधिक किसान पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत हैं और योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ सीजन में 54,78,000 किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 84,178 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 445 लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से की गई है। मंत्रालय के अनुसार सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से खरीफ की फसल खरीदना जारी रखे हुए है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। चालू खरीफ फसल के धान की खरीद से 54 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ। केंद्र ने देश में कोविड टीकाकरण की तैयारी तेज की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मेलबर्न में शुरू और दुनिया भर में आज क्रिसमस का उल्लास। सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले समूहों की जल्दी पहचान करने और टीके के समान रूप से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में व्यापक तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए 30 करोड़ लोगों की पहचान की है, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। Our priority is going to be the health workers, first private as well as the public sector, followed by the frontline workers like the police and other sanitation people and all who work at the front level. And then of course our next priority is people who are above 50 years of age. देश में कोविड रोगियों की संख्या में और कमी आई है और ये कुल संक्रमित लोगों की 2.78% रह गई है। इस समय 2,81,000 मरीज उपचार करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 23,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। अब कुल 97,17,000 रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 24,500 से अधिक रोगी ठीक हुए। देश भर में स्वस्थ रोगियों की संख्या उपचार करा रहे मरीजों से 34 गुना अधिक हो गई है। कोविड मृत्यु दर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 336 रोगियों की मृत्यु हुई। पिछले 24 घंटों में देश भर में 9,97,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में करीब 16 करोड़ 63 लाख जांच की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जांच की सुविधा से संक्रमित रोगियों का पता लगाने में मदद मिली है। देश भर में इस समय 2,281 प्रयोगशालाएं कोविड नमूनों की जांच कर रही हैं। इनमें से 1,200 सरकारी और 1,081 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं।
कोविड महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट की पृष्ठभूमि में आयुष मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उनके स्वस्थ होने की दर में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। मंत्रालय ने स्व देखभाल दिशा निर्देशों और प्रतिरक्षा के लिए निवारक स्वास्थ्य उपायों के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को मिलाकर एक सार्थक क्रॉस लर्निंग और परस्पर सहयोग की सुविधा के लिए विभिन्न पहल की हैं। मंत्रालय ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की मदद से कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास किए हैं। आयुष की दवाओं ने कोविड महामारी के दौरान प्रभावी टीके के अभाव में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। मंत्रालय ने आयुष के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 3 महीने का अभियान शुरू किया है। इसने आयुष के लिए टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन भी विकसित की है। इस वर्ष अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की मदद से आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। 2024 तक ऐसे 12,000 से अधिक केंद्रों का संचालन किया जाना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में भारत बायोटेक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्ण एल्ला तथा संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल्ला के साथ स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन की स्थिति पर चर्चा की। चर्चा के दौरान भारत के साथ ही विदेशों में भी इस टीके को उपलब्ध कराने की योजना पर बात की गई। उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी तकनीक से विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने के लिए निजी और सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और इस संदर्भ में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच किए गए करार की सराहना की। कोवैक्सीन आईसीएमआर और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की ओर से मिलकर विकसित किया गया कोविड का टीका है, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत बायोटेक का दौरा किया था और कोवैक्सीन की प्रगति की समीक्षा की थी। 70 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भी हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक का संयंत्र देखने जा चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत स्वदेश निर्मित कोविड का टीका जल्द ही लेकर आने वाला है। उन्होंने इसे संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों को उनके कठिन परिश्रम के लिए बधाई दी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन सत्र को हैदराबाद से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नायडू ने देश में कोविड जांच किट, पीपीई किट आदि बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिकों की समर्पण भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की शुरुआत के समय देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर और जांच किटों का उत्पादन नहीं के बराबर होता था। अब थोड़े से समय में इसका उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि देश से इनका निर्यात किया जा रहा है। मणिपुर में कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और स्वस्थ होने की दर 93.93 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना के 27,943 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 26,247 लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 67 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 74 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। 3 और लोगों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या 344 हो गई है। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन में आयुष्मान भारत के तहत आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को शामिल किया जाना देश में किफायती दरों पर सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम होगा। The Ayush system has been given this task to establish a benchmark, whether can we provide benchmark activity of public health where entry-level healthcare is totally governed by Ayush. There are component of yoga, component of Ayush thing into the different packages. So it is being implemented at very large scale. It is in alignment with National Health Policy 2017, where it is mentioned that Ayush healthcare delivery should be mainstreamed and it should be brought into public health delivery system. आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें इस वर्ष की उपलब्धियों की झलकियां पेश की जा रही हैं। इस सिलसिले में आज हम आपको देश में शहरों के विकास से अवगत कराएंगे। शहरों का विकास एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार ने पहली बार स्मार्ट शहरों के चयन के लिए दावेदारी के तरीकों का उपयोग किस तरह से किया है। पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने ये प्रयोग किया, कुछ पैरामीटर तय किए
और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में, फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा, जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़े। स्मार्ट सिटी मिशन की प्रगति के बारे में पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रस्तावित 100 स्मार्ट शहरों में से 53 शहरों में समेकित नियंत्रण केंद्र चल रहे हैं और इनसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करने में बड़े पैमाने पर मदद मिल रही है। विश्व आर्थिक मंच ने सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की ये कहते हुए सराहना की है कि भारतीय स्मार्ट शहर महामारी से लोगों के स्वस्थ होने के लिए एक आदर्श पेश करते हैं। मंच ने कहा है कि भारत सरकार को अपने स्मार्ट शहर मिशन से फायदा हुआ है और इससे नागरिकों को सेवा देने में तथा उनके जीवन में सुधार लाया जा रहा है। स्मार्ट शहरों ने ये सिद्ध किया है कि तकनीकी और डेटा संबंधी निर्णय लेने से नागरिकों को प्रभावी रूप से सेवा प्रदान की जा सकती है। इस परिवर्तन को संस्थागत रूप देने के लिए सरकार संस्थागत सहयोग तंत्र और डेटा सेवा प्रदाता की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी की ढांचागत सुविधाओं में पर्याप्त जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और सफाई शामिल है। नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और शिक्षा स्मार्ट सिटी की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग शनिवार और रविवार को सुबह 11:20 पर साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का प्रसारण करता है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक संस्कृत की वैश्विक और वैज्ञानिक भूमिका पर विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम FM और AIR न्यूज लाइव 24/7 पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर भी श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कोमैमोरेटिव वॉल्यूम पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। श्री वाजपेयी राजनेता के साथ कवि भी थे। कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आज देश भर में सुशासन दिवस मनाया गया। नागरिकों को सरकार की जवाबदेही के प्रति सजग बनाने के लिए 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस के अवसर पर ई संपदा पोर्टल और एक मोबाइल ऐप जारी किया। इसके जरिए 28 शहरों में 1 लाख से अधिक सरकारी आवासों और 45 सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय स्थलों के आवंटन और 1176 हॉलीडे होम की बुकिंग के साथ अन्य सेवाएं भी एक ही जगह प्राप्त की जा सकेंगी। पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता देश भर में कहीं भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जरूरी दस्तावेज जमा कर सकेंगे और वर्चुअल सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकेंगे। एक अन्य कार्यक्रम में गृह सचिव और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिव A.K. भल्ला ने आज इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी EHRMS की प्रगति रिपोर्ट जारी की। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने
25 दिसंबर 2017 को EHRMS का शुभारंभ किया था। इस प्रणाली के 5 मॉड्यूल हैं, जिनके तहत 25 एप्लीकेशन बनाए गए हैं। राष्ट्र आज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने देश में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। मालवीय जी ने 1916 में वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें 24 दिसंबर 2015 को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अब क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 4:30 बजे से FM रेनबो सहित अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। क्रिसमस के अगले दिन को कई देशों में बॉक्सिंग डे के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे बॉक्सिंग डे टेस्ट भी कहा जाता है। दूसरे टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपना पहला टेस्ट डेब्यू करेंगे। रविंद्र जडेजा और विकेटकीपर ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है। टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे करेंगे, जबकि उप कप्तान चेतेश्वर पुजारा होंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली में सवेरे कोहरा छाये रहने का अनुमान है और तापमान 5 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे, तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में कुछ स्थानों पर बादल छाये रह सकते हैं, न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में सुबह कोहरा छाये रहने के बाद दिन में मौसम साफ रहेगा, तापमान 13 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा और शाम या रात को कहीं कहीं बादल छाये रह सकते हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे, जबकि अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में कहीं कहीं बादल छाये रहेंगे, न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर बादल छाये रहेंगे, तापमान 1 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से रवि कपूर। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है। श्री ओली के संसद भंग करने का फैसला लेने के बाद इस सप्ताह के शुरू में कुल 7 मंत्रियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार रामशरण बाजगेन के अनुसार वरिष्ठ नेता बहादुर राय मांझी, प्रभु शाह, मणि थापा, दावा लामा और गौरीशंकर चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हारों से अपने घरों को सजाते हैं और उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्रिसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशियां मनाने का दिन है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि क्रिसमस का त्योहार करुणा और क्षमा के ईसा मसीह के उपदेशों पर हमारे विश्वास को सुदृढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और सिद्धांत विश्व के लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि बालाचहेरा और हरंगा जाऊ के बीच सिलचर सौराष्ट्र महासड़क का 25 किलोमीटर से अधिक मार्ग का निर्माण कार्य मार्च 2022 तक संपन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बराक नदी पर 2 नए पुल और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। श्री गडकरी ने आज असम में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 7 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं की लंबाई लगभग 439 किलोमीटर है और इस पर लगभग 2,366 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। श्री गडकरी ने बताया कि राज्य में 85,000 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास के कार्य किए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ये राजमार्ग परियोजनाएं राज्य में परिवहन के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। चालू खरीफ फसल के धान की खरीद से 54 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ। केंद्र ने देश में कोविड टीकाकरण की तैयारी तेज की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मेलबर्न में शुरू और दुनिया भर में आज क्रिसमस का उल्लास। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।